हेलो विद्यार्थीगण, नमस्कार। देखिए विद्यार्थी, आप सभी को पता है कि एक सुपरफास्ट रिवीजन के लिए एक कहीं ना कहीं समय बचाने के लिए और एक कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर को याद करने के लिए एक छोटे समय के लिए हम तुम लोग एक जरिया ढूंढते हैं। और वो जरिया मेरे विद्यार्थी आप सबका भाई आपके बीच लेकर के हाजिर हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये रोजाना 4-5 मिनट की एक वीडियो आया करेगी आप सबके सामने, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या है ना मेरे दोस्त, कि मैं पूरी हिंदी को समेटने का प्रयास करूंगा। और पूरी हिंदी कैसे समेटेंगे? हम चैप्टर वाइज समेटने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो भाषा पढ़ेंगे, फिर वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, भाषा, बोली, है ना, रस, छंद, अलंकार, बहुत सारा साहित्य। ऐसे ही कंप्लीट करते हुए हम आगे निकलते चले जाएंगे। और जब हमें यह पता होता है कि हम सारी हिंदी को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं और हमें रिवीजन की जरूरत है, चलते फिरते हम क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए और समय के अभाव के कारण हम बहुत सारी चीजों को दिमाग से भूल जाते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ निचोड़ देख पाए और ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल पाए कि थोड़े से समय में बहुत कुछ सीख पाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को जरूर बहुत ध्यान से सुनेंगे और लाइक शेयर दोस्त दबादम मारेंगे। ऐसे ही कहा जाता है ना कि दमादम मस्त कैलेंडर अली का पहला नंबर। तो सभी को मेरे दोस्त जय मां सरस्वती, नमस्कार। दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है यूपी एग्जाम्स लैब, है ना। क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है विद्यार्थी कि यहां आपको बहुत कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ मुलाकात हम और आपके बीच होती रहती है। और आप इस बात के बखूबी और साक्षात गवाह हैं कि आज से पहले जो आप पेपर दे चुके हैं उसमें आप अपना रिजल्ट तय खुद कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप को बहुत अच्छे प्रयोग की दृष्टि की ना करते हुए भी कम समय में बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास आपने हम सबके माध्यम से करने का प्रयास किया है। तो मैं आप सभी को आज चैप्टर बताता हूं बेटा। इस चैप्टर का नाम है भाषा। क्या नाम है बेटा? भाषा। तो आप कहेंगे गुरुजी भाषा चैप्टर है? हाँ जी, पर एक ऐसा चैप्टर है मेरे छात्र के जिसका बहुत अच्छा योगदान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आप कह रहा हूं चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? आप कहेंगे भैया भाषा है। और जैसे ही आपने कह दिया भाषा, तो मैं कह रहा हूं दोस्त भाषा शब्द की उत्पत्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाषा शब्द बना कहां से। तो आप कहेंगे गुरुजी भाषा शब्द जो बना है वो भास धातु से बना है। किससे बना मेरे दोस्त? भास धातु से। और धातु है तो इसका मतलब ये बात तय होती है कि ये धातु है तो किसकी धातु है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये संस्कृत की भास धातु है। किसकी है बेटा? संस्कृत की भास धातु है। मैं कह रहा हूं एक बात बताना, संस्कृत की भास धातु से अगर हुआ है तो आपसे यहीं से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा भाई भास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपने कहा गुरुजी भास का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, कहना, या मेरे दोस्त क्या बोलेंगे इसको? बोलना, बोलना, या बच्चे क्या बोलेंगे दोस्त? विचार विमर्श करना। यही तो होती है भैया, विचार विमर्श करना। एक बात बताना, जैसे आपने कह दिया विचार विमर्श करना, तो आपके दिमाग में एक बात आई भैया, अपन यही बात तो कहना चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये बात पता होनी चाहिए कि यहां से प्रश्न जो आता है कैसा आता है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा भाई संस्कृत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संस्कृत किस भाषा का शब्द होता है। तो आप कहेंगे जी संस्कृत जो भाषा का शब्द है बच्चे बताना पड़ेगा कि संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहेंगे गुरुजी संस्कृत को जो जाना जाता है बेटा किस नाम से? जगत जननी के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है बच्चे? जगत जननी के नाम से किसको जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। संसार की मां किसको कहते हैं बेटा? संसार की मां किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया संसार की मां के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किसको? संस्कृत को। लेकिन भाई बात यहीं नहीं रुकती, बात यहीं समाप्त नहीं होती। बात यह पूछने बैठ जाता है एग्जामिनर, आपसे यह पूछेगा कि ये बताओ संस्कृत की समयावधि कितनी रही। तो आप इस प्रश्न का जवाब इतनी आसानी से देंगे दोस्त कि आपने कभी सोचा था कि ऐसे प्रश्नों को कितने समय में बना पाएंगे? तो आपने कहा गुरुजी बिल्कुल सोचा था, आप मिलेंगे तो बहुत जल्दी बना पाएंगे। मैंने कहा भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में बिल्कुल दम है। मैंने कहा दोस्त जैसे ही आपकी बात में दम है तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, सुनेंगे। मैंने कहा दोस्त इसकी समयावधि होती है बेटा, जिसकी समयावधि मानी जाती है 1500 BC। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेरे छात्र ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं भैया? ईसा पूर्व बोला जाता है। याद रखेंगे ना? आ जाओ अब मेरी बात को सुनेंगे दोस्त। मैंने कह दिया भाई एक बात सुनना, जैसे आपने ये बात कही हाँ जी, तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहां से एक प्रश्न आता है कि संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे कि संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे भैया संस्कृत को 2 भागों में बांटा है, जिसका मतलब पहला पार्ट कौन सा होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी वैदिक संस्कृत होता है। क्या कहेंगे भैया? वैदिक संस्कृत होता है। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? आप कहेंगे भैया लौकिक संस्कृत होता है। और जैसे ही आपने कहा भाई लौकिक संस्कृत, तो आपके दिमाग में घंटी बजी। क्या सर यूपीएसआई ने इस प्रश्न को घुमा के पूछने का प्रयास किया था? बहुत बड़े लेवल पे किया था। यह पूछा था दोस्त उत्तर संस्कृत के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए भैया कि उत्तर संस्कृत के नाम से किसको जानते हैं बच्चे? भैया किसको जानते हैं? लौकिक संस्कृत को।
मैंने कहा ब्राह्मण संस्कृत के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा दोस्त कि भैया ब्राह्मण संस्कृत के नाम से जो जाना जाता है वो बच्चे किसको जानते हैं, आप कहेंगे भैया ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी मेरे दोस्त किसको जाना जाता है, आप कहेंगे भैया लौकिक संस्कृत को। मैंने कहा दोस्तों वेदों की बाणी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सारे विद्यार्थियों का जवाब होगा कि भैया वेदों की बाणी के नाम से, वेदों की बाणी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपने कहा भाई वेदों की बाणी के नाम से, वेदों की बाणी के नाम से किसको जानते हैं बेटा, आप कह देंगे गुरुजी वेदों की बाणी के नाम से वैदिक संस्कृत को जाना जाता है। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि संस्कृत की समयावधि अगर 1500 BC मानी ही जाती है, तो मैं कह रहा हूं एक बात बताओ, आपसे यह प्रश्न कहा जाएगा कि वैदिक संस्कृत की समयावधि कितनी है, तो आप कहेंगे भैया वैदिक संस्कृत ने 500 वर्ष तक काम किया था, और वो 500 वर्ष कौन सी थे ही थी, अगर संस्कृत के 2 ही पार्ट हैं तो पहला पार्ट वैदिक है, तो वैदिक यहीं से शुरू हुई होगी। ये तो बात आप समझ ही रहे हैं। हाँ जी, इसका मतलब भैया 1500 BC आप कह देंगे गुरुजी, और 1500 BC के बाद बेटा 1000 BC तक इसने काम किया था, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, समझ रहे हैं ना, 500 वर्ष तक इसने काम किया। और ये समाप्त होने के बाद दूसरा पार्ट चालू होगा, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ये यहीं से चालू होगा बेटा 1000 BC से लेकर के और 500 BC तक, कहने का मतलब अभी ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं, जहां ईसा मसीह साहब आके पहली ईस्वी में आके जन्म लेंगे, और उनसे पहले के समय को अपन जो कहते हैं बेटा बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह साहब के पहले के समय को कहते हैं। इस बात को आप समझते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। अब एक बात बताना, मैंने जैसे कहा हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, वो कौन सा प्रश्न होगा, आपसे कहा जाएगा बेटा सारे के सारे वेदों के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है। आप कहेंगे गुरुजी हमें पता है सारे के सारे वेद के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, पुराण के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, उपनिषद के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, ये आपको जवाब करना है। उपनिषद के बारे में कहां से ज्ञान प्राप्त होता है, अरण्यक के बारे में कहां से ज्ञान प्राप्त होता है बेटा, है ना। मैंने कहा दोस्त अरण्यक के बारे में कहां से प्राप्त होता है, वेदांग के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, आप कहेंगे वेदांग की संख्या कितनी होती है बेटा, 6 होती है। अब मेरी बात को सुनेंगे, वेद कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा भैया वेदों की संख्या जो होती है गुरुजी वो 4 होती है। कितनी, 4। आपने कहा भाई कैसे 4 होती है, मैंने कहा भाई इस बात को सुनो, सबसे पहले आप पढ़ेंगे गुरुजी जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, ऋग्वेद होता है। आपने कहा हाँ जी गुरुजी ये तो बात समझ में आई थी हमारे, ऋग्वेद होता है। दूसरा मेरे दोस्त यजुर्वेद होता है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है भैया यजुर्वेद होता है। तीसरा क्या होता है भैया, आपने कहा सामवेद होता है, आपने कहा भाई ये भी बात ठीक है। और चौथा कौन सा होता है मेरे दोस्त, आपने कहा भैया अथर्ववेद होता है। और जो अथर्ववेद आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, इसको नया वेद के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक वेद कहलाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो आपके गुरुजी सबसे पुराने वेद की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पुराने वेद की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्त क्या हो जाएगा, सबसे पुराने वेद, सबसे पुराना वेद जो होगा मेरे दोस्त कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। और इसी में मेरे दोस्त सबसे पहले सारी बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ जी, अब यहीं से बात समाप्त थोड़ी होती है, बात ये आती है निकल के कि ये बता दो हमें भैया लौकिक संस्कृत जैसे ही आपने कहा, तो इसमें ज्ञान किसका प्राप्त होता है, तो मेरे दोस्त एक एक बच्चे का जवाब होगा कि रामायण और महाभारत के बारे में ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, रामायण और महाभारत के बारे में बेटा क्या कहेंगे दोस्त, रामायण और महाभारत। इन 2 शब्दों को अगर पूछेगा तो आप किसका जवाब करेंगे दोस्त, हमेशा लौकिक संस्कृत का चुनाव करेंगे। इस बात को समझने में मुझे पता है कि आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। बात कहां बढ़ेगी गुरुजी, भाषा पे ही बढ़ेगी। जैसे ही मैंने कह दिया सारे वेद हो गए, हाँ जी ये बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं दोस्त वैदिक संस्कृत के बाद में एक और भाषा जन्म लेगी, बहुत शॉर्ट में बात को समझेंगे। वैदिक संस्कृत के बाद में एक और भाषा जन्म लेती है जिसका नाम क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे भैया आगे बढ़ जाएंगे, जिसका नाम होता है मेरे दोस्त क्या, पाली भाषा। क्या कहेंगे दोस्त, पाली भाषा। अब एक बात बताना, पाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है, आपने कहा गुरुजी पाली भाषा को जन भाषा के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जन भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम लोग कौन थे, तो आपने कहा गुरुजी बौद्ध धर्म के लोग थे। कौन थे बेटा, बौद्ध धर्म के लोग थे। कौन थे मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म के लोग थे, जिसको हमने गलत लिख दिया है। क्या कहेंगे दोस्त, बौद्ध धर्म के लोग थे। बात क्लियर है, हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा दोस्त एक बात बता दो, त्रिपिटक जैसे आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, यह प्रश्न आता है। त्रिपिटक, क्या कहेंगे दोस्त, त्रिपिटक जैसे ग्रंथ आदि किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में। तो इसकी मतलब सर जी ये बता दो हमें इसकी समय अवधि कितनी रही, तो आप याद रखेंगे कि भैया 500 BC से लेकर के और मेरे दोस्त फर्स्ट ईस्वी तक, कहने का मतलब एडी तक, फर्स्ट ईस्वी तक मतलब एडी तक। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या चीज है, यहां लिख देता हूं मेरे दोस्त, अगर एडी आएगी तो आप कहेंगे गुरुजी इसको बोलते हैं क्या, ईस्वी। मैं कहूंगा बेटा अगर BC आएगी तो आप इसको क्या बोलेंगे भैया, ईसा पूर्व बोलेंगे हिंदी में। याद बात को समझिएगा, ये क्या है, फर्स्ट ईस्वी में आके ईसा मसीह साहब जन्म लेते हैं और उनके पहले के समय को अपन ईसा पूर्व कहते हैं, और मेरे दोस्त उनके बाद के समय को, जन्म के बाद के समय को ईस्वी के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर है दोस्त, यहां तक कोई परेशानी किसी मेरे प्यारे दोस्त को कोई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत शानदार। अब मेरी बात को सुनेंगे, जैसे आपने ये बात कही हाँ जी पाली आ जाती है, और पाली भाषा को किस नाम जानते हैं, ये बात आप समझ गए हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद एक और भाषा जन्म लेती है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, आप कहेंगे भैया प्राकृत भाषा। क्या कहेंगे दोस्त, प्राकृत भाषा।
और जैसे आपने कहा भैया प्राकृत भाषा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुदेव, मैंने कहा हाँ भैया। आपने कहा प्राकृत भाषा का प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे दोस्त जैन धर्म के लोगों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। जैन धर्म के लोगों ने, समझ में आ रही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, आप जानते हैं इस बात को कि किस भाषा में लिखे गए थे मेरे दोस्त, प्राकृत भाषा में। मैंने कहा दोस्त इसका दूसरा नाम जो होता है बेटा, यूपीएसआई में पूछा गया है कि मलक्षों की भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। किस भाषा के? मलक्षों की भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। किस भाषा से बेटा? मलक्षों की भाषा। अब इसके बाद अगर यह भाषा आई है तो आपको यह भी मालूम होगा कि भी इसके बाद में आएगी होगी। भैया आपने कहा फर्स्ट एडी से लेकर के, एडी मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व नहीं ईसवी, ईसा पूर्व नहीं ईसवी, फर्स्ट ईसवी से लेकर के और 500 वर्ष तक इसने काम किया था बेटा। 500 एडी कहने का मतलब ईसवी में ही चलेंगे अब हाजी। फर्स्ट ईसवी में आके ईसा मसीह साहब जन्म लेंगे बेटा, याद रखेंगे हाजी। पाली के बाद कौन सी भाषा आएगी भैया? आपने कहा प्राकृत भाषा आएगी। और प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आएगी? तो आपने कहा गुरुजी यहां के बाद निकल के आती है अपभ्रंश भाषा। क्या आती है मेरे दोस्त? अपभ्रंश भाषा। याद रखेंगे दोस्त, अपभ्रंश भाषा। और जैसे आपने कहा भैया अपभ्रंश भाषा, तो आप कहेंगे भैया अपभ्रंश भाषा का दूसरा नाम क्या होता है? इसकी समयावधि लिख लेंगे। आपने कहा भैया समयावधि तो हम लिख देंगे। मैंने कहा आप लिखो, हम लिखें, एक ही बात है। 500 बीसी से लेकर के 500 एडी से लेकर के 1000 एडी तक भैया इसका समयावधि रहेगी। हम करें बीसी, एडी रहेगी, है ना, ईसा पूर्व। मैंने कहा दोस्त अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? आपने कहा भैया 7 भाग होते हैं इसके। कितने होते हैं? 7 भाग, जिसमें इसका एक कुछ पार्ट होता है इसकी समयावधि, जैसे हमने लिखा है। तो अब हट को भी मेरे दोस्त इसी के भाग के रूप में माना जाता है। आप कहेंगे कैसे? इधर देखना। मैंने कहा दोस्त इसके बाद एक और भाषा आती है जिसका नाम होता है मेरे दोस्त का अभट्ट। क्या होता है भैया? अभट्ट। और अभट्ट की जो समयावधि मानी जाती है मेरे दोस्त, याद रखेंगे 900 एडी से लेकर के 1000 एडी तक इसकी समयावधि मानी जाती है। इसने 100 वर्ष तक काम किया था। इसलिए यहां से एक चौथी अपभ्रंश भाषा निकल के आएगी और जिसका नाम होगा बच्चे, जिसका नाम होगा शौरसेनी अपभ्रंश। क्या होगा दोस्त? शौरसेनी अपभ्रंश। और जब शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में जैसे हम बात कर लेंगे तो आपको एक बात मालूम होगी बेटा, शौरसेनी अपभ्रंश से ही किस भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है? हिंदी की। लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, हिंदी की तो उत्पत्ति होती है, मैं कह रहा हूं हिंदी, कौन सी हिंदी की उत्पत्ति होती है? आप कहेंगे गुरुजी सबसे पहले इस बात को सुनिएगा, पुरानी हिंदी आती है। कौन सी आती है मेरे दोस्त? पुरानी हिंदी आती है। और जैसे आपने कहा पुरानी हिंदी के बारे में बात चल रही है हाजी, इसके बाद कौन सी हिंदी आएगी? तो आपने कहा गुरुजी मध्यकालीन हिंदी आएगी। क्या आएगी दोस्त? मध्यकालीन हिंदी आएगी। आपने कहा हाजी मध्यकालीन हिंदी आएगी। और एक बात बताना, जैसे आपने कहा मध्यकालीन हिंदी आएगी तो इसके बाद कोई गुरुजी और भी आएगी? हाजी। इसके बाद कौन सी आएगी मेरे दोस्त? आप कहेंगे भैया आधुनिक हिंदी आएगी। क्या आएगी दोस्त? आधुनिक हिंदी आएगी। और जैसे ही आपने कह दिया भैया आधुनिक हिंदी आएगी, तो एक बात बताइएगा, वर्तमान में अगर आधुनिक हिंदी की मैं बात करता हूं तो आपकी राजभाषा कौन सी है? इस बात की चर्चा मैं कर लेता हूं दोस्त। मैंने कहा भैया वर्तमान हिंदी की बात आएगी, हां जी। और जैसे ही आपने कहा वर्तमान हिंदी की बात आएगी तो वर्तमान हिंदी जो मेरे दोस्त आपकी राजभाषा है, जो आपकी क्या है मेरे दोस्त? राजभाषा है। जिस राजभाषा का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? आप कहेंगे भैया इसको अपन संपर्क भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस भाषा के बेटा? संपर्क भाषा के नाम से। और यूपी पुलिस वालों याद रखना, ये प्रश्न यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों ने पूछा है, संपर्क भाषा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्त वर्तमान में जो हिंदी राजभाषा है वो कौन सी है? आप कहेंगे भैया खड़ी बोली है। और खड़ी बोली मेरे दोस्त याद रखेंगे जिसका दूसरा नाम क्या होता है, जिसको मेरे बच्चे याद रखेंगे कौरबी के नाम से जाना जाता है। और कौरबी के नाम से अगर आप जानते हैं तो ये किस परिवार में आती है, तो आप ये भी रखेंगे बेटा पश्चिमी हिंदी की भाषा बोली होती है, पश्चिमी हिंदी की बोली होती है। और तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत कुछ सीखने में आया होगा। ऐसे ही बेटा अपन थोड़े थोड़े रिवीजन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और बाकी बेटा आप किसी को कोई दिक्कत होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हर रोज बेटा शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कैसे पढ़ते रहिए, छोटी छोटी ट्रिकों के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी ट्रिकें यहां से निकालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू दोस्त, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।